हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गए हैं एमसीक्यू बैंक में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। और इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एमसीक्यू जो है हमारे पास वो है लगभग लगभग 150 या 147 के आसपास एमसीक्यू है। और इसके बाद हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल मैं आपको पिछली 2 क्लासेस के अंदर करा चुका हूँ। ये करते हैं और फिर करते हैं लॉ स्टार्ट, क्योंकि लॉ का जो एमसीक्यू बैंक है 300 एमसीक्यू है सर। मायने रखते हैं 300 एमसीक्यू अपने आप। मुझे मॉड्यूल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे मॉड्यूल का एमसीक्यू उसके अंदर कवर होंगे। तो बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये आज की क्लास का टारगेट रखेंगे, हर क्लास में 50 एमसीक्यू करने का हम टारगेट रखते हैं। 50 एमसीक्यू करते हैं, लगभग 150 एमसीक्यू है। तो एक क्लास में 50 एमसीक्यू, 3 क्लास में हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। इतना कर लो। इसके बाद एक बार और इस वीडियो को देख लेना, कान में अच्छे से लीड लगा के शांति से बैठकर, भले स्पीड में देख लेना कि वो चीज़ जानी चाहिए आपके दिमाग के अंदर, और बस पेपर देने चले आना। 25 से 30 मार्क्स आराम से आपको कवर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले आप लिखना है गूगल पे ICMAI MCQ बैंक, और आप इस वेबसाइट के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखेंगे MCQ बैंक 2022 सिलेबस भी लिख दोगे, CMA MCQ बैंक 2022, तो ये आ जाएगा। यहाँ से आप बाकी सब्जेक्ट के मैं आपको फाइनेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट, OMSM, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कराने जा रहा हूँ। ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो मैं भी बहुत स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि पेपर पास आने वाले हैं और ये कराना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड करके ऑटोमेटिकली रखा हुआ है। चलिए अब सामने देखिए, आपके पास MCQ, होप आपको दिख रहा हो। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ उसको मैं। सर, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें से कौन सा मेथड है जो डेप्रिसिएशन, ये वही क्वेश्चन आपको लगभग ज्यादातर वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मॉड्यूल में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला भी हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इनमें से कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है, दैट इज कॉल्ड एसेट लाइफ साइकिल मेथड। ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। सिंकिंग फंड होता है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड होता है, वर्किंग आवर मेथड भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। सम ऑफ द डिजिट मेथड हमारा, सिंकिंग फंड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स में भी शायद क्या पता सुना हो। लाइफ एसेट लाइफ साइकिल मेथड, इस तरीके का कोई भी मेथड नहीं होता, तो इसमें से ये डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन के अंदर, तो अगले क्वेश्चन कहता है रिसोर्सेज ऑन बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट। ऐसा कौन सा रिसोर्सेज है जिसको बिजनेस खरीदता है, उसका यूज करता है फ्यूचर प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। सेम क्वेश्चन एज पर द मॉड्यूल, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। एसेट सर वो है जिसको हम फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। एक मिनट, मैं इस कुर्सी को चेंज करता हूँ, खड़े होकर पढ़ाना है मुझे। चलिए आ जाइए। आउटवर्ड इनवॉइस इशू इन आ सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ। आउटवर्ड इनवॉइस क्या होता है? देखिए, आउटवर्ड इनवॉइस का मतलब होता है जब भी हमारा माल बाहर जाता है, इस कॉल्ड आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब यही है ना, मेरा माल बाहर जा रहा है। इनवर्ड का मतलब क्या है? मेरा मटेरियल अंदर आ रहा है। तो आउटवर्ड कब होता है? जब मैं सेल करता हूं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड इनवॉइस इज अ सेल इनवॉइस। क्या होता है? सेल बुक के टाइम पर आउटवर्ड इनवॉइस किया जाता है। सेल बुक के टाइम पर रिटर्न आउटवर्ड अलग चीज है। रिटर्न आउटवर्ड अलग चीज है सर, उसमें तो सेल करा हुआ हमारे पास वापस आता है। रिटर्न आउटवर्ड में तो सेल करा हुआ हमारे पास वापस आता है। सिर्फ आउटवर्ड इनवॉइस की बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल बुक। क्या है जी? हमारे लिए सेल बुक है। इसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो आपका कैपिटल नेचर का है? जैसे कमीशन ऑन परचेज, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, रेंट ऑफ फैक्ट्री, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। कैपिटल नेचर का मतलब कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू नेचर वो खर्चे होते हैं जिनको जिनके नाम से एंट्री पास करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मैं रिपेयर कर रहा हूं तो मेरी एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरा दूसरा है, मैंने फैक्ट्री का रेंट पे करा है तो मेरी एंट्री होगी फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फैक्ट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मैंने वेजिस पे करा है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन का,
कमीशन पे करूंगा तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। पर जब आप मशीन को खरीदने से लेकर उसको इंस्टॉल तक का खर्चा वो मशीन की कॉस्ट का पार्ट माना जाता है, तो ये आपकी मशीन की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज अ पार्ट ऑफ द मशीन। इसकी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वेजेस जो पे करे हैं ना मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, वो मशीन की कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा एजम्पशन है, एजम्पशन नहीं है फंडामेंटल अकाउंटिंग का? फंडामेंटल अकाउंटिंग के एजम्पशन कौन से इनमें से नहीं है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल और मेटेरियलिटी। सर हमारे पास एजम्पशन 3 ही होती है, हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरल। उसके बाद प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास, सिद्धांत, दैट इज कॉल्ड मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये एजम्पशन नहीं है, ये मेटेरियलिटी। एजम्पशन मतलब अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ एजम्पशन होती है जो हमें माननी ही पड़ती है। हमारा बिजनेस सालों साल चलता रहेगा या हम अज्यूम करेंगे, हमारा बिजनेस सालों साल चलता रहेगा या हम अज्यूम करेंगे, या हम क्या है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एक एजम्पशन है। इसके बाद एक्यूरल, ये भी एक एजम्पशन है जिसमें हमें एक्यूरल बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप, इसका मतलब ये होता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन का मतलब कि आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अगर अपना ली तो उसको लगातार कुछ सालों तक अपनाओगे, आप चेंज नहीं करोगे पॉलिसीज में। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करा था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो अब ये नहीं कि इस बार रिटर्न डाउन कर लिया अगली बार डब्ल्यूडीवी करूंगा ना। एक मेथड जब आप सेलेक्ट करोगे उसको लगातार यूज करो, कंसिस्टेंट रखो, ठीक है। तो ये 3 अजम्पशन होती है और ये मेटेरियलिटी प्रिंसिपल्स होते हैं, इसलिए ये एजम्पशन का पार्ट नहीं है। एन ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट मटेरियलाइज्ड, एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो विच और विच मे नॉट बी मटेरियलाइज इज एन, कौन सी ऐसी ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लाइबिलिटी सबसे पहले तो ये जो एसेट और लॉस है वो तो आएगा ही नहीं, और नन ऑफ दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ऑब्लिगेशन मींस लाइबिलिटी होती है, राइट, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट बी मटेरियलाइज, भाई ऐसी ऑब्लिगेशन, ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट्स पर। जैसे कि कोर्ट में, एग्जांपल दे रहा हूं, कोर्ट में एक पेंडिंग केस चल रहा है, अब वो मेरे फेवर में आ सकता है तो लाइबिलिटी नहीं होगी, अगर वो किसी और के फेवर में चले गया तो फिर लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। तो फ्यूचर में अगर आपकी लाइबिलिटी अराइज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इसको हम कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है जी। तो ये इसका डेफिनेशन ही आपको दे रखा है, ये इसका डेफिनेशन ही आपको दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर है? मतलब समझा देता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट हम मोर देन 1 ईयर यूज करते हैं और ऐसे खर्चों को हम एसेट मानते हैं। तो इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस, भैया रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस फिनिश गुड का जो भी स्टॉक पड़ा है वो कैपिटल नहीं होता, वो रेवेन्यू नेचर का होता है। हर साल आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, वो भी रेवेन्यू नेचर का होता है। और हर साल टैक्सेस भी पे करते हो, वो भी रेवेन्यू नेचर का है। इसलिए नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। डैश इज स्पेशली सिचुएटेड माइन ऑयल वेल्स क्वारीज सैंडपिट एंड सिमिलरली एसोर्ट ऑफ वेस्टिंग कैरेक्टर। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि भाई ऐसे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है जो ग्रेजुअली लगातार खत्म होते हुए जा रहे हैं। तो जब भी ऐसे रिसोर्सेज जो लगातार खत्म होते जा रहे हैं, ग्रेजुअली उनका खत्म हो रहा है, तो ऐसे में हम उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिप्लेशन। डिप्लेशन की डेफिनेशन है दोस्तों कि आप कोई ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जब आपकी जो ग्रेजुअली वो कम होते हुए जा रही है, क्योंकि अप्रिशिएट नहीं होती, वो कम होती है, नेचुरल रिसोर्सेज कम होते हैं, है ना। डेप्लीशन, क्रूड ऑयल एक दिन ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा, जब सारा क्रूड ऑयल आप निकाल लोगे, वो नेचुरल रिसोर्सेज है, एक दिन ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो पता नहीं कब आएगा, जबकि बात है। पर अभी इतना शाम के लिए पड़ा है कि भैया हमारी, मैं तो 3 बार जिंदा होके मर जाऊंगा, इतनी बड़ा है। तो इतना पड़ा है, मतलब वो आप कह सकते हैं। तो बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी ऐसी चीज होती है नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर हम डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन लगाते हैं, उसका वर्ड यूज होता है डिप्लेशन। जब उनकी वैल्यू कम होती है या वो कम होने लगता है तो डिप्लेशन कहा जाता है, राइट।
विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, इनमें से कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है जी? लोन, लाइबिलिटी होती है हमारी, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कंज्यूमेबल स्टोर, यस इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम इसको विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं। टैक्सेस मैंने कहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री का रेंट हम हर महीने देते हैं, तो रेवेन्यू है ना, एक महीने का रेंट दिया उसको कंज्यूम कर लिया, विद इन 1 ईयर कंज्यूम करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पस इज सर्व्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा पर्पस जो है वो सर्व्ड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? कहने का मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस हम क्यों करते हैं, ट्रायल बैलेंस का क्या विशेषता होता है? अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करना ट्रायल बैलेंस की विशेषता ही होती है। तो ट्रायल बैलेंस का होता है टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी फॉर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस यार, ये ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। टू असरटेन, अच्छा और भी कई सारी चीजें होती है भाई, ट्रायल बैलेंस को असरटेन इसलिए किया जाता है, बनाया इसलिए जाता है क्योंकि हम लेजर अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर कर पाए, बहुत सही चीज है, ये भी है आंसर। और टू फैसिलिटेट, और ट्रायल बैलेंस हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर पाए। तो 3 विशेषताएं है ट्रायल बैलेंस की। पहली पहली दोस्तों, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करना, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस P&L अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि इसके बिना ट्रायल अकाउंट नहीं बना पाओगे आप, ठीक है जी। ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। The basic principle of the concept is that business is assumed to exist for an indefinite period, इसका मतलब क्या है पहले तो वो समझते हैं। बेसिकली ये कहने का पर्पस है कि भाई ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है या एजम्पशन है जो हमें ये बताता है कि हमारा बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा, मतलब जिंदगी भर चलता रहेगा। दैट प्रिंसिपल इज नोन एज गोइंग कंसर्न। एक बार भी अगर पढ़ लिया जाए और पेपर में ऐसा आ जाएगा तो आपको हिट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों के साथ अगर आप ये क्लासेस देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को इस क्लासेस को रेफर भी करने को बोलो कि भाई वो क्लासेस देख कर जा, फ्यूचर में जब एग्जाम होंगे, जिस दिन एग्जाम के दिन बैठे होंगे, उस दिन आपको ये बेनिफिशियल लगेगा। अगर मैं कोई लैपटॉप परचेज कर लेता हूँ और उसको मैं रॉन्गली डेबिट कर देता हूँ, ठीक है, रॉन्गली डेबिट कर दिया और परचेज अकाउंट के अंदर, तो लैपटॉप खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसको परचेज में डाल लो, आपने रिवेन्यू एक्सपेंड, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ। ये क्या हुआ? एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों का गलत यूज करा गया है। इनमें से कौन सी ऐसी बुक है? एक बुक ऐसी होती है जो जिसको जर्नल बुक भी कहा जाता है और लेजर बुक भी कहा जाता है, कौन सी बताओ? कैश बुक। कैश बुक इज अ जर्नल ऑल्सो लेजर बुक, याद रखिएगा। ये सर इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है आपको कि आपको ये दिमाग में कोई चीज भूल जाता है इंसान तो उसको पता रहे, है ना। अच्छा इसको तो निकालना पड़ेगा भाई। ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन की 1,50,000 रुपए, रेजिडुअल वैल्यू है 10,000 रुपए। और एक बात का ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन मॉड्यूल में भी कराया था, अगर आपने क्लास शुरू से देख रहे हो तो आपको पता होगा। अगर आपके पास परसेंटेज गिवन है, अगर आपके पास परसेंट गिवन है तो उस परसेंट को अगर गिवन तो डायरेक्टली ओरिजिनल कॉस्ट पे वो परसेंट अप्लाई की जाएगी, डायरेक्टली ओरिजिनल कॉस्ट पे वो परसेंटेज अप्लाई की जाएगी, कोई भी रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करी जाएगी। तो सर WDV मेथड है तो कैलकुलेटर उठाइए, लिखने की जरूरत नहीं है। 1,50,000 माइनस 10%, पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 1,35,000 आया, फिर 10% माइनस करा, दूसरे साल के बाद 1,21,000 आया, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए तो दूसरे साल की शुरुआत की वैल्यू ये रही, फिर 10% माइनस नहीं करना, निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, 12,150 रुपए आपका डेप्रिसिएशन है। ये रहा सर आपका डेप्रिसिएशन। 35 MCQ अभी और करने हैं सर, टारगेट है 50 MCQ करके ही क्लास खत्म करेंगे, ठीक है सर। 3 क्लास में खत्म करना है पूरा चैप्टर, पूरा MCQ बैंक। फिर से कैलकुलेटर उठाओ, ठीक है। कहता है कॉस्ट ऑफ मशीन है 90,000 रुपए, एक्सपेंस इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज टू बी कैपिटलाइज 10,000 रुपए। एक मशीन को खरीदने की कॉस्ट है 90,000 रुपए, उस पर खर्चा गया जिसको हम कैपिटलाइज करेंगे 10,000 रुपए, जो कि आप कॉस्ट ऑफ मशीन क्या हो जाएगी 1,00,000 रुपए। एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू है आपके पास 20,000 रुपए और कह रहा है कि भैया 8 साल ये मशीन चलेगी, ऐसे मेथड से रिजर्वेशन निकालो। भैया सीधा सीधा आप ये करो कि 90,000 रुपए आपके पास मशीन की कॉस्ट है, 10,000 उसमें जुड़ेगी इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह जो भी है, जो कि कैपिटलाइज कह रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1,00,000 रुपए होगी मशीन की कॉस्ट, माइनस करो 20,000 डिवाइड बाय 8 करोगे, 10,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा पर ईयर का डेप्रिसिएशन। कितना सिंपल है। इफ द कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2023 को 24,000 रुपए की कैपिटल थी दोस्तों, और 31 दिसंबर 2023 को 12,000 रुपए की कैपिटल थी,
साल के ओपनिंग कैपिटल 24,000 रुपये है, क्लोजिंग कैपिटल 12,000 रुपये है। प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर जो हो रहा है वो 6,000 रुपये आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का है तो ये प्रॉफिट है सर। लॉस होता तो ब्रैकेट में बंद होता। एंड फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1,200 रुपये, देन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या होगा? याद करो, याद करो, सिंगल एंट्री चैप्टर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला चैप्टर याद करो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल। घर से आप कितने लेकर निकले थे? हमें घर से जो लेकर क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। घर पहुंचते टाइम मेरी जेब में, मान लो मैं एक बिजनेस करता हूं और मेरी जेब में घर पहुंचते टाइम मेरी जेब में 12,000 रुपये थे, ठीक है। मैंने पूरे दिन भर काम करा और 6,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करा, 6,000 का प्रॉफिट अर्न करा। तो अब घर पहुंचते टाइम मेरी जेब में होंगे कितने? एक मिनट, फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूंगा, मैं सिंपली आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहा था। घर से निकला, 24,000 रुपये मेरे को निकल निकला था घर से, 24,000 रुपये लेके निकला था मैं, ठीक है। घर से कितना निकला था? ओपनिंग कैपिटल का मतलब घर से निकलते वक्त 24,000 रुपये लेके निकला था, जिसमें से 6,000 मैंने कमाया, मैंने 6,000 रुपये यहाँ पर ऐड कर दिया। 6,000 कमाया, मैंने जोड़ दिया, मेरी जेब में 30,000 पड़े होने चाहिए। 24,000 लेकर निकला था ओपनिंग कैपिटल, प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट मैंने और कमाया 6,000, 30,000 होना चाहिए। मैंने एटीएम से 1,200 रुपये निकाले और अपनी जेब में डाल दिए, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल प्लस 1,200। तो मेरी जेब में अब बड़े होने चाहिए थे 31,200 रुपये, जो मुझे घर ले जाने थे, पर मैं घर ले गया सिर्फ क्लोजिंग, मेरा बैलेंस कितना बचा? 12,000 रुपये। इसका मतलब आपने बीच में 19,200 खा गए भाई, आप 19,200 विल बी द राइट आंसर। 19,200 रुपीज आप लोग पेट गए। तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग। अब ड्राइंग को उधर भेज दो, इधर प्लस की ड्राइंग हो जाएगी, उधर का क्लोजिंग स्टॉक माइनस का इधर आ जाएगा। सॉल्व करो, आंसर आ गया। जनरल एंट्री बता दो सर, 10,000 रुपए की मैंने खर्चा करा है और उसमें इंस्टॉल करा मशीन को। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगी, रिपेयर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू नहीं है, क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैपिटल नीचे खर्चा। ये कौन सा नॉमिनल अकाउंट है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है? इनकम। इनकम इज एन एक्सपेंस डेबिट है, लॉस डेबिट, एसेट डेबिट है, सिर्फ इनकम ही होता है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज अ कॉन्ट्रा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री होती है कैश एंट्री, जिसमें कैश और बैंक में दोनों पे इफेक्ट आता है। ऐसी एंट्री दो ही एंट्री होती है, पैसा निकालो बैंक से तब, पैसा डालो बैंक में जब। हाँ जी, 1,000 रुपये का पैसा निकाला था पर्सनली, उसका ड्राइंग्स होगा ये। 2,000 रुपये का चेक डाला था बैंक में और सेम डे डाल दिया। 3,000 का चेक रिसीव हुआ फ्रॉम मिस्टर वाई एंड नाउ लॉग इनटू बैंक, बैंक में डाल दिया। कस्टमर ने डायरेक्टली 4,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए। दो चीजों में ध्यान देना इधर। 2,000 रुपये का चेक रिसीव्ड हुआ मिस्टर एक्स से, लॉग्ड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, सेम डे पे मैंने बैंक में डाल दिया। तो जैसे ही मुझे चेक मिला, मुझे कोई कैश थोड़ी मिला, जैसे ही मुझे चेक मिला सेम डे मैंने बैंक में डाल दिया। इससे कोई भी पैसा नहीं आया, कैश नहीं आया, बैंक में पैसा बढ़ गया, ठीक है, पर मैंने कैश नहीं डाला ना, मेरी जेब से कैश कम नहीं हुआ। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें कैश कम होता है और बैंक बढ़ जाए, या बैंक कम हो जाए कैश बढ़ जाए, राइट। इधर देखो, 3,000 रुपये का चेक रिसीव्ड हुआ फ्रॉम मिस्टर वाई एंड नाउ लॉग्ड इनटू बैंक, बैंक में डाला पर सेम डे नहीं डाला, सेम डे नहीं डाला। ये दो फर्क है सर। 2,000 रुपये का चेक रिसीव हुआ, वो सेम डे डाल दिया, पर इस बार जब चेक रिसीव हुआ वो सेम डे नहीं डाला, इस बार आपके हैंड में रहा, चेक इन हैंड, ठीक है, चेक इन हैंड रहा, बैंक नहीं बढ़ा है आपका। तो फर्क क्या होता है सर? फर्क यही होता है, जब आप कोई चेक लेते हैं और सेम डे बैंक में डाल देते हैं, उस पर कैश पे इफेक्ट नहीं होता। बट चेक जब आपके पास आता है और 1-2 दिन बाद आप डालते हो, तब तक आपको कैश बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि चेक इन हैंड आया है तो कुछ ना कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा, तो कैश बढ़ाना पड़ता है। और जब आप बैंक में डालते हो तो कैश कम होता है और बैंक बढ़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी चेक आपको रिसीव्ड होता है किसी से, और अगर आप सेम डे बैंक में डाल देते हो तो कॉन्ट्रा नहीं है, बट अगर आप किसी 1-2 दिन छोड़कर डालते हो तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे, उसमें कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट आएगा। ठीक है जी, याद रहेगा बात। मैंने एक गुड्स खरीदा 60,000 रुपये का और उसमें मैंने कैश परचेज पेड करा 45,000 रुपये, जैसे मुझे 9,000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट गोट? अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? सिंपल सी कहानी है, कैश डिस्काउंट 9,000 रुपये का है, कैश पे करा है 45,000 रुपये। अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक आप लगाइएगा कि
आपको जो डिस्काउंट मिला है वो 9,000 रुपए का मिला है ना, और आपको पे कितना करना था, 60,000 रुपए पे करना था। तो आपको जो 9,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है वो 60,000 के ऊपर मिला है ना, 60,000 रुपए के ऊपर मिला है। तो क्या होगा जी परसेंटेज, 9,000 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज कॉल्ड 15%। ये क्या हो गया सर आपके पास 15 पर, रुक जाओ यार, ये तो कैश डिस्काउंट हुआ ना, हमें तो ट्रेड निकालना है। ये नहीं है, ये कैश डिस्काउंट हुआ दोस्तों, हमें ट्रेड निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, 60,000 रुपये हमारे पास है जो हमें खरीदा गुड्स, ठीक है। 45,000 तो हमारी जेब से गया, तो हमारे को 60,000 में से सीधा पहले 45 माइनस करो, 15,000 की बचत हुई। 60,000 में हमारी जेब में पैसा पड़ा था, और सॉरी हमने 60,000 का माल खरीदा, 45 में उसको पे करके आया, तो टोटल डिस्काउंट कितने का मिला, 15,000 का मिला ना। 60,000 का माल खरीदा, 45 में तो पे कर चुका हूँ, 15,000 का डिस्काउंट मिला, और वो कह रहा है इसमें से 9,000 कैश डिस्काउंट है, तो बाकी क्या है। अगर 15,000 में से 9,000 कैश डिस्काउंट है तो बाकी 6,000 रुपये आपके पास क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा, क्योंकि कैश और ट्रेड मिलकर टोटल डिस्काउंट बनेगा। अगर टोटल डिस्काउंट 15 का है, 9 कैश है, तो 6,000 आपके पास ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो 6,000 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज कॉल्ड 10%। ये आपके 10% आंसर है इसका, वो कैश डिस्काउंट था 15%। विच ऑफ द फ्लोइंग एरर इज एन एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है जो चीज हम भूल गए रिकॉर्ड करना, जो चीज हम रिकॉर्ड करना भूल गए। सेल 5,000 पे रिटर्न ना पास, जहां पर भी ऐसा लिखा है कि मैंने रिटर्न करा है, गलत रिटर्न करा चलेगा, वो ओमिशन नहीं है। ओमिशन मतलब भूल ही गए आपने रिकॉर्ड करना। जैसे कि एक ही चीज है, द टोटल ऑफ सेल जर्नल हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द सोल्ड अकाउंट, भाई आपने सेल की ट्रांजेक्शन सेल बुक में पोस्ट ही नहीं करी, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू अमीर वर्थ 600 एंड वाज रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक। एक क्रेडिट सेल करी मैंने अमीर को, तो एंट्री होनी चाहिए थी अमीर, ना ना ना, क्रेडिट सेल करी है ना, हाँ सही, एंट्री होनी चाहिए थी अमीर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अमीर इज अ डेटर एंड सेल इज एन इनकम, ठीक है। 5,000 से एंट्री और 600 से एंट्री होनी चाहिए थी। और लो भैया, यहाँ तो उल्टा आपने किसको रिकॉर्ड कर दिया, आपने परचेज बुक के अंदर डाल दिया। अब परचेज बुक के अंदर आपने डाला, और वो भी आपने परचेज बुक क्या करा होगा, डेबिट करा होगा, तो 600 रुपये आपने डेबिट साइड में डाल दिए, जबकि सेल में आना था और अमीर में जाना था। इसका मतलब अगर परचेज में आपने 600 रुपये डाल दिए, परचेज में आपने अगर 600 रुपये डाल दिए, तो परचेज बुक 600 से बढ़ गई, तो भैया अमीर को आपने क्या करा होगा, क्रेडिट करा होगा 600 से, जबकि अमीर अ, होना चाहिए था डेबिट 600 से, आपने उल्टा क्रेडिट कर दिया। तो वो कह रहा है क्या होगी जी, रेक्टिफाई एंट्री ऑन दिस बिहाफ, ओहो ऊपर रेक्टिफाई एंट्री, एक मिनट गलत कर रहा हूँ क्या मैं, अच्छा नीचे वाला है, रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी सर इसमें। हाँ मैं वही कह रहा हूँ यार, कहाँ गलती, ऊपर नीचे देख रहा हूँ हो रहा है यहाँ, ये रहा। बताइए सर, रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी सर, सीधी सी बात है, आपकी एंट्री क्या होगी, परचेज बुक में आपने डाल दिया, अमीर की बुक को आपने क्रेडिट करा, अमीर होना चाहिए था असली एंट्री में 600 रुपये डेबिट, तो 600 रुपये जो डेबिट होना चाहिए था वो तो होगा 600 डेबिट, प्लस जो आपने गलत करा उसको ठीक करने के लिए डेबिट करना होगा, तो अमीर को 1,200 से डेबिट करना होगा। एक जो गलती करी इसको ठीक करने के लिए, एक जो होना चाहिए था, तो 600 जो होना चाहिए था और 600 जो गलत एंट्री पास कर दी उसको ठीक करने के लिए अच्छा डेबिट करा 1,200, टू सेल 600, और ये परचेज जो डेबिट कर रखा है वो क्रेडिट हो जाएगा, टू परचेज और टू सेल 600 और टू परचेज 600, ये डेबिट का परचेज क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। तो अमीर को 1,200 से डेबिट करना है, सेल क्रेडिट करना है 600 से, परचेज क्रेडिट करना है 600 से। एंट्री देखो कौन सी है इसमें से, सेल को 1,200 से क्रेडिट नहीं, सेल 600 से क्रेडिट होगा, परचेज करेंगे डेबिट को नहीं, गलत है, इसको क्रेडिट करेंगे। अमीर को 600 से डेबिट नहीं 1,200 से, दिस विल बी द राइट आंसर, अमीर को 1,200 से डेबिट करेंगे। इनमें क्रेडिट वाली एंट्री नहीं थी, सिंगल सिंगल करके एंट्री बताइए, जैसा ऑप्शन होगा वैसा आपको आंसर करना है। पर रेक्टिफाई एंट्री होगी अमीर अकाउंट डेबिट टू 1,200, टू सेल 600 और टू परचेज 600, ऐसे होगी। मैंने गुड्स खरीदे मिस्टर फ्रॉम ए से 2,000 रुपये पास थ्रू सेल बुक, मैंने एक गुड्स नहीं, इससे पहले ऊपर की एंट्री है, मशीन परचेज करी 5,000 रुपये की, भूल गया अकाउंट में डालना, तो जब मशीन परचेज करोगे 5,000 रुपये की तो हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो भैया मशीन डेबिट होगा कैश क्रेडिट होगा, बताओ कौन सा सही है इसमें से, ये रहा कैश अकाउंट विल क्रेडिट, क्योंकि हम मशीन क्रेडिट बोल रहा है जबकि मशीन डेबिट होना है, परचेज तो होता ही नहीं है, परचेज नहीं होता।
इसके बाद अगर बात करेंगे गुड्स परचेज करे मैंने 2,000 रुपए के फ्रॉम ए से, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, क्योंकि एक क्रेडिटर होगा और परचेज हमारा डेबिट चले जाएगा 2,000 रुपए का। ओ हो तेल में डाल दिया। जो चीज मेरा खर्चा था उसको मैंने इनकम मान ली, तो एंट्री पास नहीं करनी हमें, खर्चे को इनकम मान लिए। जहां मेरा खर्चा था, मेरा प्रॉफिट कम होना चाहिए था, वहां इनकम मान के मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया भाई? देखो, अगर मैं 600 2,000 पे डेबिट साइड पे डालता तो प्रॉफिट 2,000 से कम हो जाता। तो जो प्रॉफिट 2,000 से कम होना चाहिए था, उल्टा वो प्रॉफिट 2,000 से बढ़ा दिया। तो ठीक करने के लिए क्या करना होगा? 2,000 से जो प्रॉफिट बढ़ा पहले उसको जीरो पे लाओ, और जो फिर 2,000 से कम करना था उसमें 4,000 से प्रॉफिट को डिक्रीज करना पड़ेगा हमारे को। कितने से? 4,000 से प्रॉफिट को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है जी, डिक्रीज इन आ ग्रॉस प्रॉफिट। अब समझिए ना, आपके पास 5,000 रुपए है, ठीक है, 2,000 रुपए का आपने खर्चा किया, कितने बचने चाहिए थे आपकी जेब में? 3,000 बचने चाहिए थे। अब जो आपने खर्चा करा वो आपको आपके 5,000 से लेस करना चाहिए था ना, गलती से आपने ऐड कर दिया, गलती से ऐड कर दिया, तो कितना हो गया आपकी जेब में? अब 7,000। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? कितने माइनस करोगे? सिर्फ 2,000 माइनस करोगे क्या? 4 माइनस करोगे। 2,000 जो ऐड करा वो हटाओ, और जो 2,000 माइनस होना चाहिए था मैंने ऐड कर दिया था, ऐड वाला हटाया, फिर माइनस जो होना चाहिए था वो करा, 4,000 से माइनस करोगे। ग्रॉस डिक्रीज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट ही बता रहा हूँ, 4,000 से माइनस होगा। एकोमोडेशन बिल क्या होता है? ये वो बिल होता है जब दोनों पार्टी को फंड की जरूरत होती है और म्यूचुअल एकोमोडेशन से यूज करा जाता है। व्हेन बोथ द पार्टी इज नीड अ फंड, जब दोनों पार्टी को फंड की जरूरत होती है। इफ एनी स्टॉक टेकन बाय द कोवेंचर, धीरे धीरे आ रहे ना आप आगे, इफ एनी स्टॉक टेकन बाय द कोवेंचर इट विल बी ट्रीटेड एज, अगर कोई स्टॉक कोवेंचर ले ले तो हम उसको कोवेंचर के पर्सनल बुक में दिखाते हैं कि इसने भाई स्टॉक ले गया, तो हम क्या करेंगे उसको पर्सनल, इट विल बी ट्रीटेड इन द पर्सनल बुक ऑफ द कोवेंचर, उसकी पर्सनल बुक में दिखाएंगे जी। और सर उसकी पर्सनल बुक में तो दिखाएंगे, पर जॉइंट वेंचर की भी तो इनकम है। इट विल बी ट्रीटेड इन द पर्सनल बुक ऑफ द कोवेंचर। यार ये तो बताना चाहिए ना सर, कौन सी मेंटेन हो रही है, तो गड़बड़ हो गया। इफ एनी स्टॉक टेकन बाय द कोवेंचर, अगर कोई स्टॉक कोवेंचर ले जाता है जॉइंट वेंचर के लिए, वो इनकम बन जाता है, क्योंकि जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में आएगा, फिर कोवेंचर के डेबिट साइड में भी तो आएगा, कि उसके लिए तो खर्चा है। सर इन दोनों में से एक आंसर होगा, आप चेक कर लेना, अगर ये आंसर है तो उस पर टिक लगा देना, ये होगा तो उस पर टिक लगा देना, क्योंकि द इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर भी होता है। अगर कोई को वेंचर स्टॉक ले जाता है तो जॉइंट वेंचर के पर्सपेक्टिव पे वो इनकम मानी जाती है, क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, बाय को वेंचर का नाम आता है, और को वेंचर के पर्सनल अकाउंट में भी आता है सर, दोनों इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो भी आपका होगा उसमें टिक लगा देना, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, जो मतलब जो आंसर बुक का होगा वो फॉलो कर लेना आप। कुंटल ड्रो, कुंटल ड्रो, क्या ड्रॉ करा? अ बिल ऑन अ शाम ऑफ ₹7,000, 7,000 का बिल कुंटल ने ड्रॉ करा और इसको राम को एंडोस कर दिया, राम ने रहीम को करा। द पेई ऑफ द बिल कौन होगा? कौन पे करेगा? भाई जिसने बीपी होगा वो पे वो करेगा, चाहे किसी को भी एंडोस कर दो। कौन रिसीव, अच्छा पे ही पूछ रहा है ना, ओहो गलत कर दिया, पैसा किसको मिलेगा ये पूछना है। पे वो पर्सन होता है जिसको एंड में पैसा मिलता है, जिसके पास वीआर होगा पैसा उसको मिलेगा, चाहे 1,000 बार एंडोस कर दो। आखिरी बार मेरे को एंडोस हुआ था तो मुझे पैसा मिलेगा, मैं हूँ पे। तो इधर देखोगे तो आखिरी बार राम ने रहीम को एंडोस कर दिया था, तो रहीम विल बी द पे, रहीम पे होगा। पे वो पर्सन है जिसको पेमेंट किया जाएगा। ए एंड बी परचेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर 30,000, एक लैंड खरीदी 30,000 रुपए की ए और बी ने मिलकर, और उसको बेच दी 60,000 में 2022 में। लैंड खरीदी कब की थी? ओरिजिनली हैड कंट्रीब्यूशन 12,000 8,000 द प्रॉफिट ऑफ द वेंचर, राइट। इस देखो ये मैंने बताया तो नहीं है, इन्होंने बस ये कहा कि एक 30,000 रुपए की लैंड हमने खरीदी है, ठीक है, और उसको 60 की बेच दी, तो 30 का 30 का प्रॉफिट हो गया। और इनका जो रेशियो है वो 12:8 का रेशियो है। तो अगर इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा था 12:8 में, तो भैया इनका रेशियो भी 12:8 के हिसाब से होगा। अच्छा, अरे यार सीधा पूछ रहा है प्रॉफिट कितना है वेंचर का? अरे 30,000 रुपये है भैया प्रॉफिट, मेरे को लगा बांटना है, बांटने में रेशियो लेनी पड़ती ना इसकी। 30,000 रुपये प्रॉफिट है जी को वेंचर का, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो प्रॉफिट ऑन वेंचर, वेंचर को कितना प्रॉफिट हो? 30,000 रुपये का, 30,000 का माल आपने 60 में बेच दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग
इज अ बेसिक फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर। इनमें से कौन सा बेसिक फीचर है? पहला पढ़ते हैं, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन जॉइंट वेंचर शेयर बाय द, ये बिल्कुल सही है। प्रॉफिट और लॉस जॉइंट वेंचर का वो दोनों कोवेंचर आपस में शेयर करते हैं, जिस रेशियो में एग्री हुए उस रेशियो में शेयर करेंगे। द कोवेंचर मे और मे नॉट भी कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल। जरूरी नहीं है कि कोवेंचर को इनिशियल कैपिटल लगानी पड़े। हर कोवेंचर को अगर इसके पास है नहीं है तो वो काम कर लेगा। पैसा लगाना जरूरी है तो काम कर ले भाई, तेरे को सैलरी पे दे देंगे, है तो पार्टनर, सैलरी भी दी जाएगी और साथ में देखो प्रॉफिट का हिस्सा भी दिया जाएगा, पर अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, काम के अकॉर्डिंग। जॉइंट वेंचर इज डिसॉल्व वन द पर्पस इज बिजनेस ओवर। बिल्कुल सही बात है, जब बिजनेस का पर्पस है बोर हो जाएगा जॉइंट वेंचर का, क्योंकि शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप होती है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। 30 एमसीक्यू हमने कर लिए हैं, 20 और करने हैं, थोड़ा और रुक जाओ, क्लास खत्म हो जाएगी। द पर्सन टू हुम भी 50 से ज्यादा नहीं करेंगे दोस्त, 50 से ज्यादा नहीं, इतना ही। द पर्सन टू हुम बिल इज एंडोस, जिस पर्सन को बिल एंडोस किया जाता है उसको दोस्तों एंडोसी कहा जाता है। लो जी, खत्म हो गया, ये तो सिंपल था। हाँ, ये आया ना कुछ। ए और बी दोनों एक जॉइंट वेंचर में एंटर हुए, दोनों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा 3:2 का। ए ने गुड्स खरीदे 2 लाख रुपए के, बी ने उसको 95% गुड्स 2.5 लाख में बेच दिया। सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में कराया था। ए को कमीशन मिल रहा है 1% का, पर इतना बड़ा नहीं था वो। ए को पर कमीशन मिल रहा है 1% का ऑन परचेज, बी को कराया था भाई, कराया था। बी को कमीशन मिलता है 5% सेल का। ए ने बी के ऊपर, भाई यहीं तक था वो क्वेश्चन, इधर तक, फिर यहाँ से नया चालू हुआ। ए ने बी के ऊपर एक बिल डिस्काउंट दिया 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द गुड्स। ए गॉट इट डिस्काउंटेड एट 1.5 लाख रुपए। इट इज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए के हिस्से का प्रॉफिट क्या होगा? भाई सिंपल सी कहानी क्या है, सीधी सी कहानी, आप ऐसे समझो, इसको तो मुझे करना पड़ेगा सॉल्व। सारे खर्चे मैंने इसमें जॉइंट वेंचर कराया था, मुझे याद है। जॉइंट वेंचर बनाया था मैंने, ये पूरा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है मॉड्यूल में, जॉइंट वेंचर वाले चैप्टर में, याद है मुझे। मैं दोबारा कराऊंगा, जितनी बार आएगा उतनी बार कराऊंगा, इससे ही तो प्रैक्टिस होती है भाई। सीधी सीधी आप ये कहानी कहो, पहले तो आप प्रॉफिट निकाल लो दोस्त। ए ने पहले तो जितना भी खर्चा है, परचेज वाला खर्चा 2 लाख रुपए का, सेल वाला खर्चा 2.5 लाख का, ठीक है जी, ये समझ में आया। परचेज करी 2 लाख की, सेल करी 2.5 लाख की, 95% गुड्स बेचे, 5% गुड्स स्टॉक बचा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक। 2 लाख का 5% कितना हो गया जी? ये 10 रुपए का पैकेट, 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? नहीं, पूछना तो पड़ेगा ना भाई। नहीं, मुझे लग रहा है आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, नहीं पूछना तो पड़ेगा। एज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन ऑफ 1% ऑफ परचेज, इस पे कमीशन दे दो ए को और बी को। ए को सेल का 1% मिलेगा 2,000 रुपये, सॉरी बी का 2 लाख की सेल करी, उसका 1% कमीशन मिलेगा, और बी को परचेज का 1%। ये 10 रुपए का पैकेट कितने का है जी? 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? इसको देखो, ए को 2 लाख का 1% मिलेगा, इसको 2.5 लाख का 5% मिलेगा। 2,50,000 का 5%, 12,500 प्लस 2,000, 14,500। दोस्तों दोस्तों 2,50,000 प्लस 10,000, 2,60,000। याद आ गया मुझे, सेम क्वेश्चन कराया मैंने, 14,500, प्रॉफिट आया 45,500। भैया ए के हिस्से का प्रॉफिट है 3/5, 5 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई। 1 मिनट, 1 मिनट, डिस्काउंट भी तो दिया था उस टाइम, भी भूल गया था मैं। क्या देखो, कहता है एक ने 1.5 लाख रुपए का, एक ने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा होगा इन्होंने, तो 1.5 लाख का हमने क्या कर दिया, 80% की जो है ना ओरिजिनल कॉस्ट का जो 80% है, तो 2 लाख का 80% कितना हो गया, 1,60,000। 1,60,000 का बिल ए ने एंड डिस्काउंट करा लिया बैंक से, उसको 1.5 लाख मिले, तो 10,000 का लॉस और हुआ। क्यों कराया डिस्काउंट? म्यूचुअल अकोमोडेशन। 10,000, 1.5 लाख आएगा, बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस ग्रो करेंगे, इस तरीके से काम करा, पर वो 10,000 का नुकसान दोनों में बटेगा दोस्त, तो 10,000 का नुकसान ये भी हुआ। तो ये आ गया 35,500, एंड 35,500 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 21,300 आपका प्रॉफिट है। 21,300, लो जी, खत्म हो गया, आ गया समझ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज अलाउड बाय द कंसाइनर टू इंकरेज ओवरराइडिंग कमीशन? एक्स ने एक बिल ड्रॉ करा वाई के ऊपर 1,80,000 रुपए का म्यूचुअल अकोमोडेशन पे, इन द रेशियो ऑफ 2:1 की रेशियो में। एक्स ने उसको डिस्काउंट करा लिया बैंक को 1,69,200, ये भी कराया था। मैंने कहा था
अब मैं क्या करूंगा ना, बेसिकली मॉड्यूल ना कराकर इसको कराऊंगा ना यार। जब एमसीक्यू बैंक में ही देखो, इसमें कम थे तो मैंने मॉड्यूल कवर लिया। अब जो लॉ का है ना, लॉ का डायरेक्टली एमसीक्यू बैंक करेंगे। रीजन बिंग उसमें 300 एमसीक्यू है भाई, इससे डबल। तो ऑटोमेटिकली जो मॉड्यूल के अंदर कवर होगा वो ऑटोमेटिकली वहां कवर हो जाएगा। पर देखते हैं, चलो आ जाओ। इसकी बात की बात है, पहले लॉ की पहले अकाउंट खत्म हो जाए, 2 क्लास और लगेगी इसके बाद। एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ करा 1,80,000 रुपये का, म्यूचुअल अकोमोडेशन के ऊपर 2:1 का रेशियो है। एक्स ने वो डिस्काउंट कर लिया बैंक से 1,69,200 का, इसमें लॉस होगा भाई। 1,80,000 का बिल 169,200 में डिस्काउंट कराया तो बताओ 10,800 का लॉस हुआ। एक्स रेमिट करा 1/3 ऑफ द प्रोसीड टू वाई, वाई को दे दिया, इसमें से 1/3 वाई को दे दिया। हाउ मच मनी शुड बी रेमिट बाय एक्स टू वाई एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एज वाई इज अनेबल टू ऑनर द बिल। अब हुआ क्या, इनमें जो हिस्सेदारी थी वो इस तरीके से थी 2:1 की। तो 1,80,000 का अगर बिल है तो 2/3 रखेगा एक्स और 1/3 रखेगा वाई। तो मैंने सिंपल से ये कहा था, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर 1,80,000 का बिल है, चाहे डिस्काउंट कितने में भी हुआ, 1,80,000 का 2/3 मेरे पे है, 1/3 आपके पास, तो मैं पेमेंट 2/3 की ही करूंगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो मेरी पेमेंट होगी 1,20,000 रुपए की। सीधी सीधी कहानी है। बट डिस्काउंट कराएंगे तो लॉस होगा, ऑब्वियस है। अब देखो लॉस एक्चुअली में हुआ कितना, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। 1,69,000 का डिस्काउंट कराया, 1,80,000, 10,800 का लॉस हुआ, उसको 2:1 में बांट लो। तो 10,800 को जब 10,800 की बात करेंगे तो 2:1, 2 डिवाइड बाई 3, दैट इज कॉल्ड 7200 का लॉस मेरे को आया और बाकी आपको आया। अब मैं कितना पे करूंगा आपको, जिससे आप बिल मेट कर दो। तो 1,80,000 में से 1,80,000 का जो, सॉरी, इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पहले इसका 2/3 अलग अलग निकाल लो, दोनों ने अपने अलग अलग बांट लिया होगा, और उसमें लॉस को माइनस कर देना, वही आ जाएगा होम कर। बट सिंपल ये कहो ना, जब 1,80,000 का बिल था तो दोनों मिलकर तो 1,80 पे करेंगे ना, चाहे बैंक से कितना भी डिस्काउंट कराया हो। बैंक से तो ऑब्वियस है कम में डिस्काउंट कराएंगे, क्योंकि आपने पर्सनल डेट को पूरा करा आपने। पर पेमेंट तो बैंक को 1,80 ही करोगे, बीआर तो बैंक का 1,80 के पास है। इसका मतलब 2/3 मैं करूंगा, 1/3 आप करना। तो मैं कितना आपको पे करूंगा, 1,20,000, उसमें 80 आप मिलाना, 60 आपने मिलाना और पेमेंट कर देना 1,80,000 की पूरी। राजू ने ड्रॉ करा बिल संपत्ति के ऊपर 25 अक्टूबर 2021 को। 90 डे द मैच्योरिटी डेट क्या हो गई। 25 अक्टूबर से अगर आप कैलकुलेशन करना है बेटा हो, तो 25 अक्टूबर से 90 दिन गिनोगे पूरे पूरे। भैया 25 अक्टूबर से 90 दिन। एक बच्चे का डाउट भी आया था, इसके अंदर कि सर, मैंने कमेंट पढ़ा था, शायद वो बच्चा देख रहा हो अभी, कि सर आपने 90 डे ले लिया, 90 डे लिखा था, पर मैंने महीने में काउंट किया था उसको। भाई मैं ना आंसर के हिसाब से काम करा, ऐसा होता नहीं है जनरली। उसका डाउट ये था कि सर पेपर में हमें कैसे पता चलेगा। पेपर में आप 90 दिन काउंट करना पूरे। भाई मॉड्यूल के अंदर थोड़ा बहुत मिस्टेक था, मिस्टेक इन द सेंस उन्होंने महीने के हिसाब से करा, तो मैंने आपको बताया भी था इसमें महीने के हिसाब से होगा। अभी भी मैं वही है, यही क्वेश्चन से मॉड्यूल का ही है, दोबारा पूछ लिया। तो भाई सीधे सीधा कराओ, 25 अक्टूबर में कितने दिन होते हैं जी। अब 25 अक्टूबर से 90 दिन जोड़ेंगे तो अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो अक्टूबर के 6 दिन हो गए। 6 दिन अक्टूबर के, 30 दिन नवंबर के और 31 दिसंबर के, ठीक है, और 90 माइनस कर दो तो 23 दिन आपके पास जनवरी के। तो 23 जनवरी को 90 दिन हो जाएंगे। इसमें 3 दिन का ग्रेस और जुड़ेगा, 23, 24, 25, 26 तारीख को पे करना होगा आपको। अब 26 तारीख को क्या है, 26 तारीख को आपके पास रिपब्लिक डे। हाँ, 26 तारीख को आपके पास गणतंत्र दिवस है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले से पता है हॉलीडे है, 26 जनवरी हॉलीडे होती है। एक दिन पहले 25 जनवरी को पे होगा। 25 जनवरी है ही ना, इसमें है 25 जनवरी है। उन्होंने शायद उस टाइम पर आंसर था वहां पर 27 जनवरी का, मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है। अब तो मैं चेक करूंगा, अभी पता चल जाएगा इंस्टीट्यूट कहाँ गलत करता है। इंस्टीट्यूट बनाता है बेवकूफ हमारा, अभी पता जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि उसमें मुझे लग रहा था 27 अक्टूबर है, क्योंकि उन्होंने महीने के हिसाब से काउंट करा था। मैं आपको बता भी रहा था इस चीज़ के ऊपर। हाँ, 28, 27 भी नहीं, 28। ये लो, राजू ने ड्रॉ करा बिल संपत्ति के ऊपर 25 अक्टूबर 2023 को 90 दिन के ऊपर। अब देखो 90 दिन लिखा है पर काउंट 3 महीने करा हुआ है। क्या करूं, इंस्टीट्यूट का क्या हाल करे, क्या बोले अब इंस्टीट्यूट को। भाई ऐसे तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर 3 मंथ आना चाहिए था, उसके हिसाब से 28 दिन सही था। देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है, 2 का डी है, 28 जनवरी 2024। और इधर आप आंसर देख लेना इसका,
इसका आंसर तो आप खुद ही देख लेना नीचे। इसका आंसर देख लेते हैं एक बार 35 का, इसमें भी क्या पता ये कराऊं। 144 है भाई, 35 का आंसर देख लो भैया। 35 का जो मुझे आंसर दिख रहा है वो है 25 जनवरी, बिल्कुल सही है, इधर सही है। अब क्या करो बताओ, क्या कहना चाहो, कुछ शब्द कृपया करके कमेंट पे करिए इंस्टीट्यूट के लिए। अब शब्द नहीं निकालने। राइट आंसर विल बी द 25 जनवरी। मैंने उस टाइम पे 25 जनवरी निकाला था, पर मैं क्या करता, मैं मजबूर था। हर बात पे हम इंस्टीट्यूट को गलत नहीं कह सकते। मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि मैंने आपको इंस्टीट्यूट की गलती बता दी थी कि यार ये तो 90 दिन के अनुसार नहीं आ रहा, वो तो 25 जनवरी आ रहा है। पर इंस्टीट्यूट ने 28 दे रखा था, इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने 3 महीने पूरे पूरे काउंट करे हुए, 3 महीने पूरे पूरे। तो इंस्टीट्यूट का जो बुक का आंसर 28 जनवरी है वो 3 महीने के अकॉर्डिंग है, और जो डेज के अकॉर्डिंग आपको डे काउंट होता है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। अगर फ्यूचर में पेपर के अंदर आता है ऐसा क्वेश्चन, 90 दिन है तो दिन काउंट करना, महीने है तो सीधा महीने तो महीने चलना। ठीक है, चलो इंस्टीट्यूट की बात पे भरोसा नहीं रखेंगे। विच क्लास ऑफ अकाउंट इज कंसाइनमेंट अकाउंट दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या बताना है आपको, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा टॉपिक था। ऑन डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट हैज बीन डिस्काउंटेड, नोटिंग चार्जेस इनिशियली पेड बाय द बैंक। क्योंकि डिस्काउंट आप बैंक से करते हो और तब डिस्काउंट हो जाएगा तो बैंक उस टाइम पे करेगा, पर बैंक उससे ले लेगा ड्रॉई से। दोस्तों सिर्फ 12 क्वेश्चन बच गए बस, थोड़ा सा और। मिस वी ड्रॉ अ जेन्युइन ट्रेड बिल 25,000 रुपए का 6 महीने के लिए। भाई किसी ने 25,000 का बिल इशू करा 6 महीने के लिए मिस्टर वाई एम के ऊपर। उसने बिल 1.5 महीने रखा, एज ए रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, उसके बाद पैसा नहीं पड़ा था। और सी इमीडिएटली डिस्काउंट द बिल विद द बैंक ऑफ 10%। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन बिल क्या होगा। अब देखिए सिंपल सी बात क्या है, इसको निकालने का तरीका कुछ इस तरीके से रहता है कि पहले तो आपने कुछ महीने तक खुद रखा, उसको बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई, फिर उसको डिस्काउंट करवाया। मेरे पास बी आर है, 6 महीने का बी आर मेरे पास पड़ा हुआ है 25,000 रुपये का, जो कि मैंने 1.5 महीने रखा। ठीक है, 1.5 महीना मेरे पास रहा, फिर मैंने बैंक से उसको डिस्काउंट करा लिया। और बैंक से डिस्काउंट कराऊंगा तो 25,000 में, क्योंकि वो 6 महीने का बिल है, उसका 10% का रेट है। ठीक है जी, तो कितना आ गया, पूरे साल का है ना। और मुझे कितने का चाहिए, 6 महीने का नहीं, 4.5 महीने का, क्योंकि 1.5 महीना तो बीत चुका है ना उस बिल पे। तो बैंक 4.5 महीने का, बैंक के पास जो पैसा बैंक आपको दे रहा है बिल के बदले में, वो 4.5 महीने के लिए तो दे रहा है, क्योंकि 4.5 महीने बाद 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और आपका पैसा आ जाएगा। तो 4.5 महीने का ब्याज ले लेगा वो 10% के हिसाब से। कितना हो गया, 25,000, 10% मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 12, 937.5। ये रहा। 1 जनवरी 2023 को मिस्टर एक्स ने 6 महीने का बिल ड्रॉ करा एच के ऊपर 15,000 रुपए का, म्यूचुअल एकोमोडेशन पर। बिल वाज ड्यूली एसेट बाय मिस्टर एच, मिस्टर एच ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो मिस्टर एस के पास है बी आर, एच के पास है बीपी। मिस्टर एस ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया सेम डे पर 10% के हो, तो कराना ही पड़ता है, ठीक है, नहीं तो होगा नहीं। रेमिटमेंट 1/3 प्रोसीड टू मिस्टर एस, डिस्काउंट टू बी बोर्न बाय मिस्टर एस। मिस्टर एस कितना डिस्काउंट बोर्न करेगा भाई, हिस्सा देख लो क्या है। मिस्टर एस जो भी डिस्काउंट करके पैसा आता है उसको 1/3 हिस्सा दे रहा है उसको एच को। तो 1/3 हिस्सा जब एच को दे रहा है तो अपने पास 2/3 रख रहा है ना हर। तो जब 2/3 हिस्सा अपने पास खुद रखता है, डिस्काउंट भी 2/3 बियर करेगा, 2/3 बियर करेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा। इस बार 6 महीने का निकलेगा दोस्त 15,000, क्योंकि सेम डे पे डिस्काउंट कराया, उसका 10% मल्टीप्लाई से डिवाइड बाय 12, ये आ गया 750। 6 महीने का डिस्काउंट पर इसका 2/3 ही मिस्टर एक्स बियर करेगा, मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाय 3, 500 रुपए। 500 500 500 500, ये ज्यादातर रील में ही देख रहा हूँ क्या है। समझ में आया ना 500 कैसे आया। 750 तो 6 महीने का डिस्काउंट चार्ज करा है बैंक ने। ठीक है, अब इसमें हिस्से भी तो होंगे, वो सिर्फ एस का हिस्सा पूछ रहा है। तो एस ने एच को 1/3 पार्ट दिया, 1/3 पार्ट देता है, तो अपने पास 2/3 रखता है, तो डिस्काउंट भी 2/3 रखेगा। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस कौन सेंड करता है, परफॉर्मा इनवॉइस
कौन सेंड करता है? सेलर बायर को भेजता है। सेलर का मतलब हो गया कंसाइनर और बायर का मतलब हो गया कंसाइनी। ये है इसका आंसर। कंसाइनर से कंसाइनी भेजता है परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है। इसके बाद करता है द नेचर 10 क्वेश्चन खत्म होने वाली है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? द नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द कंसाइनी अकाउंट विल बी नॉमिनल एंड पर्सनल। क्या बताया इसमें भैया? कोलकाता ने 4 ऑफ कोलकाता में रहता है। 400 बैग जूट के टी और तमिलनाडु को भेजे, कॉस्टिंग 200 रुपये ईच। द कंसाइनर एक्सपेंस 2000 रुपये है। वाई एक नॉन सेलिंग एक्सपेंस है 2000 रुपये का, सेलिंग एक्सपेंस है 1000 रुपये का। 300 बैग सोल्ड कर दिया वाई को, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। इसमें तो हम ऐसे निकालते थे, 400 बैग भेजे, 300 बेच दिए, 200। देखो 100 बैग एट द रेट कितने के हिसाब से? 100 बैग एट द रेट कितने के हिसाब से? 2000 रुपये के, 200 के हिसाब से। ये तो होगी 200 के हिसाब से। कितना आया ये? 20,000 रुपये। अब इसमें कंसाइनरी खर्चे जोड़ेंगे, कंसाइनरी खर्चे जोड़ेंगे। कंसाइनरी के खर्चे जोड़ने के बाद फिर कंसाइनी के भी जोड़ेंगे। कंसाइनरी खर्चे कितने हैं? 2000 रुपये। अगर 2000 रुपये कंसाइनरी खर्चे हैं 400 बैग पर, तो 100 बैग पे कितना है ना? ऐसे ही करते हो, 2000 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100, 500 रुपये कंसाइनर खर्चा हो गया। और कंसाइनी का एक्सपेंस कितना है? जो नॉन सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस नहीं जुड़ता, नॉन सेलिंग एक्सपेंस है 900। 900 है, डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 900 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 225। तीनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा? 20,725 रुपये। ये क्या हुआ? ओहो गलती कर दी, 2000 रुपये। 900 कहाँ से देख लिया मैंने? अच्छा ये देख लिया क्या सर? 2000 रुपये, 2000 रुपये। वही मैं कह रहा हूँ, ये हुआ कैसे? 2000 रुपये सर ये, तो इसका भी 500 ही आएगा। और 500 500 कितना हो गया? 1000। इसका मतलब 21,000 रुपये आपका आंसर है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है जी। अरे वो 2000 था दोनों का, मैंने इसको वाला पढ़ लिया नीचे वाला, ये तो ऊपर नीचे हो जा रहा है। 21,000 आपका आंसर है सर, 21,000। गुड्स हमने भेजे कंसाइनमेंट में एट इनवॉइस प्राइस विच इज 20% अबव द कॉस्ट। ऐसे क्वेश्चन में डर लगता है स्टूडेंट को। गुड्स विल सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजे गए जो कि कॉस्ट से 20% ऊपर थे। अगर कॉस्ट 100 है तो 20% जोड़ेंगे, 120 पे भेजे। 1/5 जो है गुड्स जिसकी कॉस्टिंग 60,000 रुपये थी, उसको डैमेज हो गए ट्रांजिट के अंदर। फाइंड आउट द इनवॉइस प्राइस एट द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बड़ा सिंपल सा है यार। अब एक वो बताओ भैया, 60,000 रुपये आपने वो गुड्स भेजे हैं जो आपके टोटल गुड्स पड़े थे। टोटल जो गुड्स पड़े थे उसमें 1/5 पार्ट आपने भेजे ना। टोटल गुड्स का 1/5 पार्ट ही तो 60,000 रुपये आपका आया। ये देखो ना, 1/5 ऑफ द गुड्स कॉस्टिंग 60,000। 1/5 जो है वो गुड्स कॉस्टिंग 60,000 है। 1/5 कॉस्टिंग कितनी है? 60,000। जो कि 1/5 निकाला किसका होगा? टोटल गुड्स का। टोटल गुड्स का 1/5 निकाला होगा, 60,000 आएगा, वो आपका गुड्स ट्रांजिट में जल गए। तो आप 1/5 को उठा के उधर भेजेंगे तो टोटल गुड्स आ जाएगा मुझे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1। 5 उधर चल गया, 1 नीचे आ गया। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो 3 लाख के तो कॉस्टिंग के गुड्स है। हमें इनवॉइस प्राइस बताना है, ये तो कॉस्ट आ गए। तो 3 लाख के गुड्स भेजे थे, 1/5 गुड्स ट्रांजिट में डैमेज हो गए। तो 3 लाख का 1/5 होता है 60,000। ऐसा आया वो 60,000। ठीक है। अब ये 3 लाख रुपए क्या है सर? ये 3 लाख रुपए आपके पास कॉस्ट। कॉस्ट हमें इनवॉइस चाहिए। तो अगर कॉस्ट 100 के बराबर है तो इनवॉइस 20% ज्यादा है तो 120 के बराबर है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 120, 3,60,000 रुपये सर आपका आंसर, इनवॉइस प्राइस। ठीक है। 51 से अलग चीज आ गई, जॉइंट वेंचर आ गया। 50 तक कंसाइनमेंट ही है सर। ऐसे को ये अच्छे अच्छी बुक, अच्छे एमसीक्यू बैंक बनाया है यार इंस्टीट्यूट ने।
और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट इसके बाहर से देगा ही नहीं, कुछ बचाया ही नहीं उन्होंने, सब कुछ डाल दिया। एक गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपए है, जो बी को कंसाइनर एक्सपेंस उसमें हुए 5,000 रुपए के, कंसाइनी एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल 3,000 रुपए के सेलिंग एक्सपेंस है कंसाइनी के। 1/4 गुड्स वर सोल्ड एट 20% अबव द कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट क्या होगा? बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। सर आपको नहीं समझ में आए? अरे एक मक्खी ने मेरे को परेशान कर दिया इसकी ऐसे की तैसी। देखो, देख रहे हो आप? 2 लाख के गुड्स कॉस्टिंग थे, 2 लाख मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। जिसको बेचा गया है 4/5 बेचा गया है, फोर्थ, पहले 2 लाख का 4/5 निकालो, 2 लाख का 4 मल्टीप्लाई 5, 1,60,000 के गुड्स बेचे गए कॉस्ट के, बेचे कितने के? 20% अबव का, तो यहाँ पर आ जाएगी सेल। तो 1,60,000 के, 2 लाख में से 1,60,000 के बेच दिए प्लस 20%, तो अगर 2 लाख में से 1,60 के बेच दिए तो 40,000 क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा 40,000, और 1,60,000 में 20% जोड़ देना, क्योंकि 1,60,000 के गुड्स 1,92,000 बेचे, और यह है परचेज। इसके बाद खर्चे आ जाओ। तो हमारे पास 2 टाइप के खर्चे हैं, एक 3,000 रुपये है, एक 500। नहीं 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 नहीं, कंसाइनी का जो एक्सपेंस है, कंसाइनर के तो सारे खर्चे आते हैं, कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट खर्चे आते हैं, इनडायरेक्ट नहीं आते। नहीं, गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो आप, डायरेक्ट डायरेक्शन पे जा रहे हो दोस्त। कंसाइनी के सारे खर्चे आते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में, और जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर रहा होता हूं तो सिर्फ डायरेक्ट खर्चे आते हैं। इस बात पे फोकस करिए। कंसाइनमेंट अकाउंट में सारे खर्चे आएंगे, तो 3 और 2 5 और 3 कितने हो गए? 8,000 रुपये का खर्चा है सर। ये प्रॉफिट निकाल लो दोस्त, 1,92,000 प्लस 40,000 माइनस 2 लाख और माइनस 8,000, तो आपका प्रॉफिट आया 24,000 रुपये। एक मिनट, 2 लाख का 4/5 करेंगे तो 1,60,000 आ गया, ठीक है। उसको आपने 20% प्रॉफिट में जोड़ा, 1,92,000 आया। फिर एक 1,92,000 में 2,60,000 में 40,000 रुपये आपका ये आ गया, 2,32,000 रुपये। 5 6 7 8,000 रुपये माइनस करेंगे यहाँ से, ये आ गया 24,000 रुपये। 24,000 रुपये आ गया ये तो। कुछ मिस कर रहा हूँ मैं पर। ओके, यार ये दोनों ही कंसाइनर एक्सपेंस दे रखा है, देख रहे हो आप? कंसाइनर एक्सपेंस इन रिलेशन टू सेल 3,000 रुपये, और वो भी कंसाइनर एक्सपेंस 5,000 रुपये दे रखे हैं। ये कैसे पॉसिबल है यार? सेल से रिलेटेड 3,000 रुपये है, और 2,000 रुपये विदाउट सेल है, ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है ये। हम्म, ठीक है सर। देखिए, दोनों ही कंसाइनरी खर्चे हैं, बट एक कंसाइनरी खर्चे जो सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है, ध्यान देना, हमने एक चीज यहाँ पर क्या गलत करी। सेलिंग एक्सपेंस तो 3,000 ही, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग एक्सपेंस 3,000 रुपये, ये बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पर जो समझने वाली चीज है वो ये निकल कर आती है कि जो ये 5,000 रुपये का कंसाइनर खर्चा है ना, ये टोटल गुड्स भेजने में हुआ है, टोटल गुड्स भेजने में हुआ है ये खर्चा। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा तो उसमें मैं कैलकुलेशन करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन। ये 40,000 ऐसे नहीं आएगा, इसमें भेजने में भी तो खर्चा हुआ है, ठीक है। ये देखो, वैसे नॉर्मल जनरल एक्सपेंस है 5,000, या तो आप ऐसे कर लो, टोटल यहाँ पर 8,000 ले लो, पर क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी। डायरेक्टली हमने 40 डाल दिया, पर वैसे नहीं होगी, वैसे होगी कि भैया कॉस्ट ऑफ स्टॉक
कितना आया 40,000 रुपये। और इसमें भेजने के खर्चे क्या होंगे कंसाइनर के क्योंकि कंसाइनर की तो एक्सपेंस है ही नहीं, कंसाइनर के एक्सपेंस है, तो कंसाइनर के एक्सपेंस क्या होंगे भेजने के। देखिए यहाँ पर आपको वो तो नहीं दे रखा कि यूनिट है, वो आपको नहीं दिया, वो बस आपको दे रखा है 4/5 जो है वो सेलिंग बेचने पे लगा, 4/5 जो है वो बेचने पे लगा। तो जो भी मेरा बेचने पे वो 4/5 लगा है, 4/5 पार्ट बेचे बेचा है तो खर्चे का भी 4/5 पार्ट गया होगा। अरे यार समझो ऐसे कि मेरे टोटल गुड्स का 4/5 हिस्सा ही बिका है, तो टोटल खर्चे का 4/5 हिस्सा ही सेलिंग में जुड़ेगा, और टोटल गुड्स का 1/5 हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो टोटल खर्चे का 1/5 हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा ना। क्योंकि मैंने जब 2 लाख गुड्स भेजे तो 1/60 तो बिक गया, 40 रह गया। तो जो 5,000 रुपए का मैंने खर्चा किया है, 5,000 रुपीज का जो मैंने टोटल खर्चा कराया है, वो 1,60,000 गुड्स नहीं, दोनों 2 लाख के भेजे। मतलब जो 5,000 खर्चा है उसमें कितना खर्चा हुआ है इन 40,000 को भेजने में, ये है कंसाइनड एक्सपेंस। तो 5,000 ये कितना हिस्सा है 1/5 है, तो खर्चा को भी 1/5 कर दो, दैट इज कॉल्ड 1,000। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 41,000 पे आएगा, और जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक 41,000 पे आएगा 41,000 आपका आंसर आ जाएगा 25,000 रुपये, खत्म। ये था वो, मैंने क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट डाल दिया था, जबकि उसमें कंसाइनर खर्चे जुड़ते हैं, बस इतना था वही पुराना कंसेप्ट मेरे ध्यान से निकल गया वो। 1,92,000 प्लस 41,000 माइनस 2 लाख और माइनस 8,000 आ गया 25,000 रुपये, ठीक है। तेरा 25,000। एक्स भाई साहब कोलकाता में रहते हैं, जिसने अपने गुड्स जो भी है वो सेंड करते हैं, उसमें 25% प्रॉफिट जोड़ के इनवॉइस वैल्यू मिल जाती है। अब आपको इनवॉइस वैल्यू पहले से ही दे रखी है, मतलब अगर 100 रुपये मेरा कॉस्ट है तो 25% होगा तो 125 इनवॉइस वैल्यू होगा, तो ये 2 लाख रुपए 125 के बराबर है। और 5th गुड्स बेच दिया है कंसाइनी ने 1,76,000 रुपए के, उसमें 2% का कमीशन दिया है अप टू इनवॉइस वैल्यू तक, और 10% का कमीशन दिया है ओवर एंड अबव द इनवॉइस वैल्यू तक। अच्छा 2 लाख का 4/5 कितना होता है, 2/2 लाख का 4/5, मतलब 1,60,000, ये 2 लाख रुपए क्या है इनवॉइस प्राइस, उसका 4/5 होता है 1,60,000 रुपए। 1,60,000 के गुड्स 1,60 में बेचने थे, उसने 1,76 में बेच दिए, मतलब 16,000 रुपए ओवर एंड अबव दी बेचे हैं। इसका मतलब 2% का कमीशन देंगे हम डेल क्रेडिटर, वो तो इनवॉइस प्राइस पर, और 10% का देंगे ओवर एंड अबव दी प्राइस पर। तो भैया कितना हो गया जी कमीशन, 16,000 पे देंगे 10%, तो 1,600 तो ये हो गया, ठीक है। और 1,60,000 पे क्या रहा ना, 2% देना है इनवॉइस वैल्यू पर। 2 लाख का 4/5 कितना होता है जो बेचा 1,60, तो 1,60 पे 2% जाएगा, 1,60 के ऊपर जितनी सेल करी 16,000 की, उस पर 10% जाएगा, दैट इज कॉल्ड 4,800। समझ में आया नहीं आया, ये जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ये तो दिखाई भी नहीं देता, बहुत छोटी स्क्रीन है। सर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से देख लेते हैं। एक्स जो कोलकाता में है उसने गुड्स भेजे 1 लाख की कॉस्टिंग के वाई को दिल्ली में, 3/5 गुड्स सोल्ड कर दिए कंसाइनी ने 70,000 रुपए का। तो पहले 2 लाख, 1 लाख का डिवाइड करेंगे 5, मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 रुपए के गुड्स 70 में बेच दी। कमीशन एक्सीड कॉस्ट प्राइस, कमीशन जो मिलेगा वह कॉस्ट प्राइस के एक्सीड पर मिलेगा, तो जितना आपने ज्यादा एक्सीड करा उतने पे आपने अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कमीशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कमीशन, कमीशन का परसेंट क्या है, गलत है यहाँ पर, कमीशन का परसेंटेज नहीं दे रखा। क्वेश्चन मिसिंग है भाई, कमीशन का परसेंट दोगे, एक्सीड प्राइस पे कमीशन निकालना, उसका परसेंट तो पता होना चाहिए। कमीशन एक्सीड कॉस्ट प्राइस नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। भाई मैं कमीशन कैसे निकालूंगा यार, कमीशन कैसे निकालोगे आप खुद बताओ, कमीशन कैसे फाइंड आउट करोगे जब तक आपको वो नहीं पता है। कोलकाता से गुड्स भेजे गए 1 लाख के कॉस्टिंग के, 1 लाख के कॉस्टिंग को वाई को, जिसमें से 3/5 हिस्सा बेच दिया कंसाइनी ने 70,000 रुपए का, तो कंसाइनी ने 70,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, ठीक है। अब 3/5 हिस्सा निकालूंगा तो 60,000 होता है, तो 60,000 के गुड्स उसने 70 में बेच दिया। कमीशन एक्सीड कॉस्ट प्राइस, कमीशन जो है वो कॉस्ट प्राइस एक्सीड कर रहा है, ठीक है। कमीशन एक्सीड कॉस्ट प्राइस
द अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी, ये भी लाइन गलत है। कमीशन एक्सीड कॉस्ट प्राइस का मतलब ही नहीं बनता कुछ। कमीशन एक्सीड कॉस्ट प्राइस पूरा गलत है भाई क्वेश्चन। इसका जो भी आंसर है वो आएगा नहीं, पॉसिबल नहीं है जब तक रेट पता नहीं होगा। मान लो मेरे पे रेट दिया होता 4%, 5%, 6%। अगर 5% का रेट दिया होता तो 70,000 का 5% निकालता मैं सीधा, 3500 रुपये आता। 4% का रेट दिया होता तो मैं 70,000 का 4% निकालता, 2800 आता। तो 2800 आ जाता अगर आप 4% रेट लोगे। तो पर आंसर क्या है, तो आंसर के हिसाब से रेट बनाना पड़ेगा, फिर काट दो भाई। जब तक पूरा क्वेश्चन तो दो दोस्तों, क्वेश्चन पूरा दोगे नहीं तो कैसे पॉसिबल है। एनी अकाउंट सेल इन अ पीरियडिकल स्टेटमेंट एंड सेंड बाय द पीरियडिकल स्टेटमेंट, कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है। इन परफॉर्मा इनवॉइस जो होता है वो कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है, जबकि पीरियडिकल स्टेटमेंट कंसाइनी भेजेगा कंसाइनर को। ठीक है जी। अकाउंट सेल क्या है? अकाउंट सेल हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, मस्ट बी प्रिपेयर गिवन बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी। अकाउंट सेल जो है, अकाउंट सेल डज नॉट हैव एन स्पेसिफिक फॉर्मेट। स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता अकाउंट सेल का, डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो उसको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो। एक्स ने गुड्स भेजे वाई को। ठीक है, एक्स ने वाई को गुड्स भेजे 1,50,000 के कॉस्टिंग के। गुड्स सोल्ड करेंगे 33.333% ऊपर में। द कंसाइनर आज कमीशन टू पे एन एडवांस अमाउंट ऑफ इक्वल टू 60% ऑफ सेल वैल्यू। द अमाउंट ऑफ एडवांस क्या होगा? सेल वैल्यू का 60% ना, तो पहले सेल वैल्यू निकालो। तो 1,50,000 में आप 33.33% ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो? क्योंकि उसी से पता चलेगा कि 1,50,000 के गुड्स कितने में बिकेंगे, क्योंकि 33.33 जोड़ कर बेच रहा हूँ, प्रॉफिट 33.33 है, तो 2,00,000 के बेचोगे अब 1,50,000 के गुड्स। अब 2,00,000 का 60% कितना हो गया सर? 1,20,000 रुपये। तो ये है आपके 1,20,000 रुपये एडवांस, खत्म हो गया। और यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा आपका जॉइंट वेंचर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और देखो 1 घंटा हो भी गया, तो एक अच्छा टारगेट हमने बनाया, 50 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, 100 तक, 100 तक, एंड फिर 44 क्वेश्चन बच जाएंगे, वो कवर करेंगे। 100 नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप में पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, पार्टनरशिप में पहुंच जाएंगे। अच्छा है, अच्छे बना रखा है यार, ये तो मजा आ रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर गलत था, मतलब मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी, उसका आंसर नहीं निकाल पाए, बाकी मैंने सारा करवा दिया आपको। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई। क्लास पसंद आ रही तो लोगों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ ग्रुप वगैरह में, और लाइक कमेंट जरूर करके अप्रिशिएट करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।